नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। नए हफ्ते की शुरुआत, पहला दिन। आप देख रहे हैं आज का मनी मंत्र, जिसमें हम करते हैं उन खबरों का विश्लेषण जो सीधे आपसे जुड़ी हैं। आपकी आमदनी, आपका खर्च, आपकी नौकरी, देश की अर्थव्यवस्था, आपकी आजीविका से जुड़ी तमाम अहम खबरें जो दरअसल टीवी चैनल्स पर दिखाई नहीं जाती, जिनके बारे में कोई चर्चा नहीं करता, खबरें जो दरअसल आपसे सीधे जुड़ी हैं, जिनका सरोकार आपसे है। न्यूज़ दैट यू कैन यूज। और मेरे साथ आज वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ सिंह हैं। और आज जो खबरें हैं, हम लगातार इस खबर को उठा रहे हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सरकार को भी, चैनलों में भी ये बड़ी खबर नहीं है, अखबारों में भी ये बड़ी खबर नहीं बनती है। मैं बात कर रहा हूं पेट्रोल और डीजल में जो कीमतों में इजाफा हो रहा है। 15 दिन हो गए हैं, 8 रुपये 88 पैसे, लगभग 9 रुपये डीजल महंगा हो गया है 15 दिनों में। पेट्रोल 7 रुपये 97 पैसे, लगभग 8 रुपये महंगा हो गया है, लेकिन खबर नहीं बनती है। इसके अलावा एक और अहम खबर, सांसद आदर्श ग्राम योजना। आपको ध्यान होगा, प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी जी ने कहा सब सांसदों से कि एक गांव लो, इसको आदर्श गांव बना दो। बड़े गाजे बाजे के साथ इन गांवों की बात होती थी। अब सरकार कह रही है ये कुछ हासिल नहीं हो रहा, रिव्यू करनी पड़ेगी। जो टारगेट्स बनाए गए थे, सारे टारगेट्स में आपको समझाने वाला हूं, उसमें कुछ हासिल नहीं हो रहा है। एक की जगह फिर 3 करने की बात थी 2017 तक, 2019 में कि 5 गांव ले लो गोद, 2024 तक इन्हें आदर्श बना दो। किसी ने ऐसा कुछ नहीं किया है। इसके अलावा खेल से जुड़ी बड़ी अहम खबरें हैं। आप कहेंगे ये खेल की बातें कहां से आ गई? खेल की भी बात करना जरूरी हो जाता है इस संकट काल, संक्रमण काल और ऐसे काल में जब चीन के साथ हमारा तनाव है और चीन के गुड्स के बहिष्कार करने की लगातार बात हो रही है। आईपीएल का मैंने जिक्र किया था, छोड़ दोगे क्या देखना? मेन स्पॉन्सर वीवो है, इसके अलावा और कंपनियां भी हैं, उनके बारे में भी बताऊंगा। अब हो सकता है वीवो को बाहर कर दे बीसीसीआई। लेकिन उसके अलावा आप टेबल टेनिस खेलते हैं, जो टेबल टेनिस बॉल्स हैं, जो बैडमिंटन खेलते हैं, शटल कॉक्स हैं, रेसलिंग, हमारे पहलवान आजकल बुलंदियां चूम रहे हैं, वो जिस मैट पर प्रैक्टिस करते हैं, वो मैट, जो हमारे बॉक्सर्स, भिवानी, हरियाणा का हूं मैं, हरियाणा के भिवानी में अब उसे जूनियर या छोटा क्यूबा कहा जाता है। तो हेडगेयर जो इस्तेमाल होते हैं वो कहां से आते हैं? सब चीन से आ रहे हैं। इसमें भी दिक्कत हो सकती है। तो ऐसी खबरों पर हम चर्चा करने वाले हैं। और देखिए सिद्धार्थ, ज्यादातर अखबारों में खबर ही नहीं है और एक कोना पकड़ा हुआ है खबर ने, और 4 लाइनें कहना भी गलत होगा। दरअसल ये इतना छोटा सा कॉलम है, ये जरा दिखाइए भंडारी साहब, ये इतना छोटा सा कॉलम है। ये यहां पर खबर आ गई, डीजल प्राइस हिट्स रिकॉर्ड हाई आफ्टर 15th स्ट्रेट डे ऑफ हाइक इन रेट। पेट्रोल और डीजल के दामों में आग लगी हुई है। लगातार 15वें दिन दाम बढ़ाए जा रहे हैं। 8 रुपये 88 पैसे महंगा हो गया है सिद्धार्थ डीजल, 7 रुपये 97 पैसे महंगा हो गया है पेट्रोल। तेल के दामों में कोई आग नहीं लगी है। एक्साइज ड्यूटी 10 रुपये बढ़ाई थी सरकार ने अभी 2 महीने पहले, वो जस की तस है। तो मतलब हम देते रहेंगे। और अब ये खबर भी नहीं बन रही, ये कोई ब्रेकिंग न्यूज भी नहीं बन रही, कोई राजनीतिक बयानबाजी भी नहीं हो रही, सब चुप हैं। कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती। 9 रुपये डीजल प्रति लीटर पेट्रोल, 8 रुपये बढ़ गया है। संदीप, ये तो चलिए प्राइस में इजाफा जो हो रहा है वो तो चलिए मान लेते हैं कि जेन्युइन है, कम से कम थोड़ा बहुत जो ऊपर नीचे क्रूड हो रहा है। लेकिन ये भी जो प्राइस इंक्रीज हो रहा है ना संदीप, ये सिर्फ इसीलिए हो रहा है जो पीछे सरकार ने जब एक्साइज बढ़ाई उसके बाद जो थोड़ा सा कच्चा तेल जो ऊपर गया, जो अब तकरीबन 42 डॉलर के आसपास है पर बैरल, तो उसके बाद जो तेल कंपनियों को बिल्कुल जो है 1-1.5 महीने जो कीमतें ना बढ़ाने दिया गया, तो जो नुकसान हुआ, तो अब वो जो है उसकी भरपाई कर रहे हैं। और साथ ही जो, अरे भाई, भरपाई की भी हद होती है सिद्धार्थ, कब तक भरपाई करेंगे? तो संदीप अभी उनको उस लेवल पे तो लाना है ना जहां से उनको वो मार्जिन मिलने लगे, एटलीस्ट दैट स्मॉल मार्जिन। क्योंकि आप देखिए
आपने अभी बोला ना संदीप, पिछली बार जो हाइक हुआ था वो रिकॉर्ड हाइक है। मुझे भी मतलब तकरीबन अब 20-22 साल हो गए जर्नलिज्म में, मुझे भी याद नहीं आता कि कभी 10 रुपए और 13 रुपए का एक साथ इकट्ठा इतना बड़े पैमाने पे एक्साइज हाइक हुआ हो कभी भी संदीप। 2 रुपए, 3 रुपए, 1 रुपए तो हमने सुना है अपने टाइम में, लेकिन 10 रुपए और 13 रुपए कभी सुना नहीं। और ये तब हुआ जब 9 दफा एक्साइज ड्यूटी पिछले 5 साल में बढ़ा दी गई थी। 8 रुपए से एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पर 22 रुपए 98 पैसे आ चुकी थी। 15 रुपए बढ़ा चुके थे आप। मैं आपके यहाँ कई बार न्यूज 24 कई जो प्रवक्ता आते हैं रूलिंग पार्टी के, उनको सुनता भी हूँ कि हमने जो है इनकम टैक्स में बड़ा रिलीफ दिया, इस तरह से रिलीफ दिया। मेरा सिर्फ एक छोटा प्रश्न है, आपको 2014 से जो है क्रूड ऑयल के प्राइसेस हमेशा नीचे रहे हैं, बहुत कम हो गए, और उसके बावजूद आपने इस पे एक्साइज केवल बढ़ाई। एक आध बार बहुत जब प्रेशर आया तो छोटा मोटा जो है उसको वापस ले लिया आपने एक्साइज हाइक को, लेकिन एक्साइज ऑन पेट्रोल डीजल हैज बीन वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर दिस गवर्नमेंट। और सिंपल रीजन ये है क्योंकि आपके टाइम में अर्थव्यवस्था की हालत खस्ता हुई, तो जो आपको एक्चुअली नॉर्मल कोर्स में टैक्सेस आने चाहिए थे वो नहीं आए, तो आपने पेट्रोल और डीजल को एक माध्यम बना लिया है अपने रिसोर्सेज रेज करने का। आपके पास कोई ऑप्शन बचे नहीं है। संदीप, इससे एक और जोड़ के एक और अहम खबर आपको बताऊं, आज भी के अखबारों में है कि एटीएफ जो एविएशन टर्बाइन फ्यूल है, यानी कि जिससे हवाई जहाज चलते हैं, उसकी भी प्राइसेस दोबारा 15% करीब उनमें इजाफा हुआ है। तो संदीप, तकरीबन जो है जो एटीएफ है, ऑलरेडी हमको आपको मालूम है कि एविएशन सेक्टर जो है एकदम प्रेशर में है। मतलब फ्लाइट बहुत मुश्किल से अभी 30-35% फ्लाइट चल रही हैं, जो जहाँ पे वो 100 फ्लाइट चलाते थे अब वो तकरीबन 25-30% फ्लाइट चला रहे हैं, उसमें भी जो है पूरे पैसेंजर्स नहीं चल रहे हैं। तो अब आप समझिए एविएशन जहाँ की 45 से 50% कॉस्ट केवल फ्यूल कॉस्ट होती है, तो संदीप वहाँ पे भी वो जो प्राइजेज हैं वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइजेज को। रीजन फिर वही है, ये बिल्कुल समझ से परे है। विपक्ष सवाल उठा नहीं रहा, लोग अभी लॉकडाउन में हैं, कुछ लोग अपने ऑफिसेज जा रहे हैं, लोग भी चुप बैठे हैं। अब एक और बड़ी खबर और अहम खबर, यह है सांसद आदर्श ग्राम योजना। आपको ध्यान होगा 11 अक्टूबर 2014 प्रधानमंत्री बनते ही नरेंद्र मोदी ने गाजे बाजे के साथ आह्वान किया था सभी सांसदों से कि एक गांव को गोद ले लो, उसे आदर्श ग्राम बनाओ। फिर 2017 में कहा गया 3 गांव और गोद ले लो, 2019 तक 3 आदर्श ग्राम अपने संसदीय क्षेत्र में बनाओ, और 2019 के लिए कहा गया 5 ग्राम आप गोद ले लो, गांव गोद ले लो, 2024 तक उन्हें आदर्श गांव बना दो। अब सरकार क्या कह रही है? ये सरकार की एक कॉमन रिव्यू मिशन, ये 5th कॉमन रिव्यू मिशन है। ग्रामीण उद्योग और ग्रामीण विकास मंत्रालय जो है, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, वो क्या कहती है कि द स्कीम हैज नॉट मेड, एंड आई कोट, एनी significant impact, unquote, and that, I quote again, in the current format, it is not achieving the desired purpose. मतलब इस स्कीम ने कुछ हासिल नहीं किया, जो लक्ष्य बनाए गए थे उनकी कोई आपूर्ति नहीं हुई है। ये स्कीम कागजों में बनकर रह गई, गाजे बाजे के साथ शुरू हुई और फुस हो गई। कड़वी बात कह रहा हूं सिद्धार्थ। संदीप, बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं। और देखिए संदीप, एक और बात यहाँ पे जो हम लोग हमेशा बात करते हैं कि हम लोग अनाउंसमेंट कर देते हैं, उसके बाद फॉलो अप नहीं करते कि जो हमने स्कीम अनाउंस की है या जो हम स्कीम लागू कर रहे हैं उसका जमीन पर क्या हालत है। और ये आदर्श ग्राम जो योजना है, ये सोचिए कि प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा अनाउंस की गई। अगर ऐसी स्कीम की ये गत होगी इस देश में, तो हम समझ लें बाकी स्कीम की क्या हालत होगी। और संदीप, उसमें आप अगर पढ़ें डिटेल में तो ये भी लगा कि कुछ एमपीज ने पैसे दिए, कुछ ने आधे मन से दिए, कुछ ने पूरे पैसे नहीं दिए, कहीं से कुछ थोड़ा बहुत काम हुआ, कहीं नहीं हुआ। और संदीप, एक और बात देखिए कि इवैल्यूएशन करने में भी हमको 5 साल लग गए। हम जब एक एम लेके चले थे कि 1-2 साल बाद हमको 2 और गांव बढ़ाने हैं उसमें,
तो ये बातें तो उसी समय सामने आनी चाहिए थी। तो संदीप, अगर 5-5, 6-6 साल लगेंगे हमको केवल इन स्कीम का इवेल्युएशन करने का, जो कि मतलब मैं मानता हूं कि कोई बहुत बड़ी स्कीम नहीं थी, बहुत बड़े पैमाने पे नहीं थी आपको, तो ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये फॉल्ट अगेन हमारे इम्प्लीमेंटेशन का फॉल्ट है संदीप। और अब तो संदीप एमपी लैड्स में क्योंकि पैसे एमपी को अपने जो उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में उनको खर्च करने के लिए दिए जाते हैं वहीं से देने थे, तो अब तो संदीप वो फंड ही चला गया है, बिकॉज कोरोना आने के बाद वो सरकार ने जो कदम उठाए थे उसमें वो फंड जो है फिलहाल जो है डिसकंटिन्यू कर दिए गए जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मिलते हैं, तो वैसे ही ये स्कीम अब इनफेक्चुअस हो गई। तो बड़े ढोल बाजों के साथ जो स्कीम शुरू होती हैं वो कैसे गायब हो जाती हैं, उसकी ये ताज़ा मिसाल है आदर्श सांसद आदर्श ग्राम योजना। एक और बड़ी खबर, और ये पिछले महीने के आर्थिक पैकेज राहत पैकेज से जुड़ी है। 20,97,000 करोड़ की राहत की घोषणा की सरकार ने, और उसमें 3 लाख करोड़ सिद्धार्थ 3 लाख करोड़ की धनराशि एमएसएमई सेक्टर के लिए थी, जिसमें कोई कोलैटरल की जरूरत नहीं थी देने की, गवर्नमेंट पूरी गारंटी दे रही थी, आपको लोन मिलने थे। लेकिन अब खबर क्या आ रही है, हाई रेट्स लो डिमांड, stressed MSMEs can't tap into government relief। एक तो ये बात है कि जो क्रेडिट मिल रहा है, आरबीआई ने रिपो रेट काट दी, 4% से नीचे रिपो रेट है, लेकिन एमएसएमई को जो ब्याज मिल रहा है, जो कर्ज मिल रहा है, वो अभी भी 8 से 14% के बीच में मिल रहा है। दूसरी बात, 18 जून तक अभी तक 40,416 करोड़ के ही कर्ज सैंक्शन किए गए हैं। सैंक्शन वर्ड मैं इस्तेमाल कर रहा हूं कि हाँ भाई दे देंगे आपको कर्ज, लेकिन डिसबर्स कितने किए गए हैं? 21,028 करोड़ के कर्ज, और बात थी 3 लाख करोड़ की। मतलब कब दोगे? अगले साल दोगे? जरूरत तो अभी है ना एमएसएमईज को। संदीप, अभी आप देखें तो तकरीबन आधा है डिसबर्सल रेट और सैंक्शन रेट में जो फर्क है वो तकरीबन आधे 50% का है। और संदीप, आज जो हम लोग पढ़ भी रहे थे, इस खबर में भी दिया हुआ है, देखिए वो क्या रहा है कि जब आप बैंक के पास गारंटी सब ठीक है संदीप, सरकार ने गारंटी दे दी है, लेकिन अल्टीमेटली सरकार ने 20% तक की ही गारंटी दी है ना, और उन्हीं एमएसएमई के लिए दिए हैं जो स्टैंडर्ड हैं, जो अभी एनपीए नहीं है संदीप। तो कुछ ऐसे भी एमएसएमईज हैं जो स्पेशल मेंशन कैटेगरी में हैं, उनके लिए कोई अभी तक कोई जो है उनके लिए जो स्कीम्स अनाउंस भी हुई थी जो डिस्ट्रेस्ड हैं, वो अभी तक जो है इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई हैं। और जहां तक हम इस स्कीम की बात करें संदीप, होता क्या है, जैसे हम आप भी लोन लेने जाते हैं ना, तो आपका जैसे मांगते हैं वो कि आप लाइए, आप अभी भी कहाँ काम कर रहे हैं, या दोबारा से अपना वो दीजिए, पे स्लिप दीजिए। हाँ। उसी तरह से संदीप आप एमएसएमई से भी ना उससे पूरा उसका बिजनेस, बैंक अभी भी पूरा बिजनेस प्लान मांग रहा है संदीप। ऐसा नहीं है कि गारंटी देने के बाद ये तो लाल फीताशाही हो गई ना। आप 3 महीने से बंद पड़े हुए हैं, आप कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं, केपेक्स कर नहीं पा रहे हैं, प्रोडक्शन शुरू नहीं हो रही है, और अभी कागजात की कार्रवाई चलती रहेगी, तो फिर ये अनलॉक के मायने क्या हुए? और ये 3 लाख करोड़ के गाजे बाजे के साथ घोषणा का मतलब क्या हुआ? देखिए संदीप, आप इसको इस एक और खबर से जोड़ के देखिए ना। कुछ दिन पहले देश की वित्त मंत्री ने बैंक के जो मैनेजर हैं या बैंकर्स को क्या बोला था कि आप 3 C's से मत डरिए, कि आप सीबीआई से मत डरिए, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर से मत डरिए, तो कहने का मतलब या सीएजी से मत डरिए। तो संदीप क्या है कि बैंकों में एक भय बैठ गया है कि कहीं हमने लोन दे दिया और अगर ये बैड लोन हो गया तो हमारे पीछे जो है ना जांच एजेंसियां आ जाएंगी, और ये हुआ है पिछले 5-6 सालों में, ऐसा हमने माहौल बना दिया है। तो इसी की वजह से क्या है संदीप कि हर आदमी, हर बैंकर कॉशियस हो गया है, तो वो एकदम ठोक बजा के एकदम इंश्योर करना चाह रहा है, तो और इसलिए ये समस्या आ रही है। दूसरी संदीप क्या है ना, कुछ बैंक कर क्या रहे हैं, जैसे आपको पीएफ में पैसा देना था एसएमई को, या कुछ लोगों की आपने वेजेस अभी नहीं दिए, तो वो डायरेक्टली वो वेजेस पे कर रहे हैं, तो जो पैसा आपको मिल भी रहा है अब उसका काफी पार्ट आपको उसमें चला जा रहा है। पर यहाँ पर एक काउंटर खबर भी है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये इकोनॉमिक टाइम्स की काउंटर खबर है। ये कहती है गवर्नमेंट सपोर्ट कंफर्ट्स बैंक्स, बूस्ट्स लेंडिंग टू कोविड हिट एमएसएमईज, टॉप स्टेट रन बैंक्स। अब यहां पर ये पकड़नी होगी बात, स्टेट रन बैंक्स पीएसबीज, ये 40,000 करोड़ का सैंक्शन भी जो हुआ है, डिसबर्सल 21,000 करोड़ का, ये पीएसबी कर रहे हैं। प्राइवेट बैंक्स बिल्कुल खामोश, चुप्पी साधे बैठे हैं। तो ये खबर भी क्या कह रही है, टॉप स्टेट रन बैंक्स
NHB, National Housing Bank, SIDBI disbursed nearly 50,000 crore in past 2 months. Over 40,000 crore of it sanctioned by PSU lenders. तो देखिए एक ही खबर दो अखबार किस तरह से पेश कर रहे हैं। यहां पर इंडियन एक्सप्रेस कह रहा है 40,000 करोड़ आपने सैंक्शन किए, उसमें से 21,000 करोड़ का डिसबर्सल है। इकोनॉमिक टाइम्स कह रहा है 50,000 करोड़ दे दिए, पर दरअसल उसमें 40,000 करोड़ सैंक्शन किए PSUs ने, PSBs ने। डिसबर्सल 21,000 करोड़ का, ये बात नहीं बता रहा है इकोनॉमिक टाइम्स अभी। और कुल मिलाकर 50,000 करोड़, यानी कि 10,000 करोड़ नेशनल हाउसिंग बैंक और सिडबी ने डिसबर्स किए। लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं, दिस बूस्ट लेंडिंग टू MSMEs। नहीं संदीप, वो तो देखने की बात है ना, आप उसको किस नजरिए से देखते हैं। अगर मैं इसको एक और नजरिए से देखूं संदीप, अगर गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं होता तो क्या ये इतनी भी लेंडिंग होती संदीप? एक बड़ा सवाल तो ये भी उठता है ना संदीप। और PSB कर रहे हैं ये 20,000 करोड़ गवर्नमेंट सपोर्ट के बावजूद प्राइवेट बैंक्स अभी लेंडिंग करने को तैयार नहीं है। नहीं संदीप, और उसमें भी हमारे सरकारी बैंकों में भी संदीप जो बड़ा शेयर है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक या बैंक ऑफ बड़ौदा का है। और दूसरा संदीप, अगर स्टेट वाइज भी आप डेटा देखें तो ये केवल लोकलाइज्ड है गुजरात और शायद महाराष्ट्र में। तो केवल गुजरात और महाराष्ट्र में MSMEs को मिला है। और जो संदीप हम लोग सिडबी और नेशनल हाउसिंग बैंक की बात कर रहे हैं, तो वो MSME ना होके बल्कि जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं या जो NBFCs हैं उनकी लैंडिंग उन्होंने की है। बहुत अहम बात कह रहे हैं। अब ये चाइना के साथ जो टेंशन चल रही है और चाइनीज गुड्स को बॉयकॉट करने की बात हो रही है, उससे जुड़ी 2 खबरें। पहली खबर तो IPL की मैं लगातार बता रहा था कि देखिए, आप चीन पर प्रतिबंध लगा दें, ये ऐसी कोई जादुई छड़ी तो है नहीं। हमारी डिपेंडेंस बहुत है, आत्मनिर्भर हमें होना चाहिए। चीन की चीज़ें हम ना इस्तेमाल करें, मैं पूरी पैरवी करता हूँ, पुरजोर पैरवी करता हूँ, लेकिन ये कल परसों में नहीं होने वाला है। उसके लिए हमें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, और आत्मनिर्भर कहने से नहीं बन जाते। जैसे मेक इन इंडिया, वो शेर कल पुरजो वाला शेर था, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, वो कहाँ गई सारी योजनाएं, कोई नहीं जानता। अब आत्मनिर्भर कहने से हम आत्मनिर्भर नहीं हो जाएंगे, हमें होना होगा। खैर, मैं IPL की खबर पर आता हूँ कि IPL देखना बंद कर देंगे क्या, क्योंकि मेन जो स्पॉन्सर है वो वीवो है। लगभग 2200 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है, 2199 करोड़ का 5 साल का। तो अब खबर ये आ रही है, वीवो में सीक नेगोशिएटेड एग्जिट फ्रॉम IPL। और इसमें एक पुराना उदाहरण भी है। PepsiCo India's midway exit in 2015 had set a precedent, say experts। तो मतलब IPL से बाहर हो सकता है वीवो, और वीवो के साथ साथ Dream11, Paytm, ये भी स्पॉन्सर्स थे। ये भी चाइनीज कंपनियां हैं, चाइना का पैसा लगा हुआ है। स्विगी भी है एक को स्पॉन्सर, वो स्टार्टअप है और उसमें भी चाइनीज लोगों ने पैसा लगा रखा है। तो क्रिकेट चाइना फ्री हो सकता है, ये दिख रहा है। सिद्धार्थ? संदीप देखिए, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि हम वीवो की जो इसके ऊपर जो प्रेशर डाल रहे हैं कि वो IPL की स्पॉन्सरशिप से विड्रॉ कर ले, या Paytm भी है उसके साथ, या Dream11। संदीप, अल्टीमेटली आई डोंट नो व्हाट इज द मैसेज वी आर ट्राइंग टू सेंड। रातों रात तो चीजें बदलेंगी नहीं। वीवो ऐसा तो है नहीं कि हिंदुस्तान में अपनी फैक्ट्री बंद कर देगा, क्योंकि और ये तो अच्छी बात है ना कि वो हमारे क्रिकेट को स्पॉन्सर कर रहे हैं और हिंदुस्तान में ही उनका प्लांट है। यहाँ पे हमारे हजारों एम्प्लॉयज को जो है वो एम्प्लॉयमेंट दे रही है। तो मैं इन चीजों को बहुत मतलब मुझे लगता है ये बहुत नीडर रिएक्शन है। और अभी संदीप पता नहीं उसके जो कॉन्ट्रैक्ट हैं उसमें डिटेल्स क्या है। ऐसा ना हो कि हम जिस तरह से कोशिश कर रहे हैं कि वो लीगली उसके लीगल इम्प्लीकेशन क्या होंगे, तो ये समय आने वाले समय में पता लगेगा। लेकिन मैं इनको बहुत अच्छा इंडिकेशन नहीं मानता। और संदीप, इसी से जोड़कर एक और खबर हम लोग आज देख रहे थे कि हमारी स्पोर्ट्स के जो गुड्स हैं, जो मैं हेडलाइन बता देता हूं, बहुत अहम खबर है, बड़ी दिलचस्प खबर है, ये दर्शकों को समझने की जरूरत है। चाइना बॉयकॉट कॉल रैटल्स स्पोर्ट्स मार्केट कांट सडनली डू इट। जो खेल का बाजार है, जो सप्लायर्स हैं जो आपको सामान देते हैं, और सामान क्या क्या, वो कह रहे हैं कि हम नहीं कर पाएंगे, चीन पर प्रतिबंध लगाओगे तो। क्यों? क्योंकि टेबल टेनिस की जो बॉल्स हैं वो तो लगभग 100% चीन से ही आती हैं।
शटलकॉक्स, बैडमिंटन आप खेलते हैं, रैकेट्स तो आते ही हैं। शटलकॉक पूरी तरह से निर्भरता हमारी चीन पर है। रैकेट्स की मैंने बात करी थी, बैडमिंटन और टेनिस रैकेट्स। रेसलिंग मैट्स, आजकल मिट्टी पर कुश्ती नहीं होती, मैट्स पर होती है, सब चीन से आते हैं। जैवलिन्स, भाला, नीरज चोपड़ा दुनिया में नाम कमा रहे हैं, भाले आते हैं। जैवलिन कहाँ से आते हैं? चीन से आते हैं। हाई जंप बार्स, हॉकी स्टिक्स, बॉक्सिंग हेड गार्ड्स, माउंटेन क्लाइंबिंग एक्सेसरीज, जिम के इक्विपमेंट, जिमनास्ट भी बड़ा नाम कमा रहे हैं। ये तमाम स्पोर्ट्सवेयर ये चीन से आ रहे हैं। जिमनास्टिक्स और एथलेटिक इक्विपमेंट 1000 करोड़ के लगभग हम इंपोर्ट कर रहे हैं, उसमें से 694 करोड़, 700 करोड़, मतलब 70% चीन से आ रहा है। बैडमिंटन रैकेट्स 130 करोड़ के हम मंगाते हैं, जापान से 53 करोड़, 42 करोड़ चीन से। टेबल टेनिस 17 करोड़ 77 लाख का माल हम मंगवाते हैं, 11 करोड़ 54 लाख चीन से। तो ये टोटल निर्भरता है चीन पर। तो संदीप, मतलब हम क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम क्या अपने खिलाड़ियों को ये कहना चाहते हैं कि अब वो खेलना बंद कर दें 2-3 साल, जब तक हिंदुस्तान इन चीजों में आत्मनिर्भर ना हो जाए? यहाँ तक कि संदीप, केवल हिंदुस्तान ही नहीं, अगर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया के कई देश जो हैं वो स्पोर्ट्स गुड चीन से ही इंपोर्ट करते हैं। बल्कि मैं अगर ये कहूँ कि अगर हम लोग मेक इन ऑस्ट्रेलिया या कोई और प्रोडक्ट भी कहीं और से भी स्पोर्ट्स गुड जो देखते हैं वो हम खरीदते हैं, उस पर लिखा और जरूर होगा। इसमें हमारी पॉलिसीज पर भी सवाल उठता है। देखिए, चीन पर तो हम लगाएं प्रतिबंध, और लगना चाहिए, पर हम क्या कर रहे थे इतने सालों से? हम बड़ी बड़ी जो बातें करते हैं। अब यहाँ पर लोकेश वत्स हैं, ये मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वत्स के, जो स्पोर्टिंग जायंट है हमारे देश में। लोकेश वत्स क्या कह रहे हैं? वी से वोकल फॉर लोकल, but government policies over the decades have led to Chinese products completely invading our markets। कि हम कहते तो हैं कि वोकल हो जाइए लोकल के बारे में, और हमारी नीतियां ऐसी हैं कि चीन के लिए दरवाजे खोले बैठे थे हम, इसीलिए तो चीन आकर बैठ गया, अपने आप थोड़ा आ गया, हमने खोले दरवाजे। नहीं संदीप, देखिए, इसमें 2-3 बातें हैं। मतलब एक तो हमने दरवाजे खोले, शायद हमने क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को उतने स्ट्रिंजेंट नहीं रखा, तो चीन का जो सस्ता सामान, लो क्वालिटी सामान, वो हिंदुस्तान में आया। साथ ही जो हमारे अपने एंटरप्रेन्योर थे, मैन्युफैक्चरर्स थे, उन्होंने अपना जो इन्वेस्टमेंट R&D वगैरह में करना चाहिए था और अपने आप को कंपटीशन में रखना चाहिए था, तो वो भी बड़े आसानी से काउ डाउन कर गए, विड्रॉ कर गए, क्योंकि उनको भी लगा कि अरे बड़ा अच्छा है, हम इंपोर्ट कर लेते हैं, क्यों मैन्युफैक्चरिंग के झंझट में पड़े। क्योंकि हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग करना भी बहुत आसान नहीं संदीप, बहुत ज्यादा रेड टैपिज्म, बहुत ज्यादा ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं। लेकिन संदीप, एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको देना चाहूंगा, और ये है हमारी मोटरसाइकिल्स का। संदीप, शायद आपने पढ़ा भी हो कि अफ्रीका में और लैटिन अमेरिका में आज से कुछ सालों पहले तक चीन का दबदबा था, चीनी मोटरसाइकिल्स था, लेकिन हमारी बजाज और TVS मोटरसाइकिल्स ने कुछ ही सालों में वहां से चीनी मोटरसाइकिल्स को बाहर का रास्ता दिखा दिया। संदीप, क्यों? क्योंकि एक तो हमारी क्वालिटी बेहतर है और प्राइसिंग बहुत अच्छी है। हाँ। तो संदीप, ऐसा नहीं है, अगर हमारे मैन्युफैक्चरर्स ये कमर कस लें और R&D, मुझे लगता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे भी हमको बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा, और हमारे मैन्युफैक्चरर्स को भी सीरियस होना पड़ेगा, और बिना कंपटीशन के कुछ नहीं होने वाला है संदीप। आज हम चीन को बैन करने से कोई नतीजा, मतलब ये रिजल्ट आ जाएगा, मुझे नहीं लगता है। हाँ, ये जरूर है कि जो हम एक तो लो क्वालिटी गुड्स इंपोर्ट करते हैं और दूसरा कई नॉन एसेंशियल गुड्स, वो मुझे लगता है चीन से इंपोर्ट नहीं करनी चाहिए। लेकिन जहां तक स्पोर्ट्स गुड है, अब वो टेनिस की बॉल का एग्जाम्पल उसमें दिया हुआ है। टेनिस की बॉल अगर आप सारी, जब वो खेली उसी से खेला जाता है इंटरनेशनल लेवल पे, तो अगर आप वो चीनी टेनिस बॉल से नहीं खेलेंगे संदीप, तो आप यूज टू नहीं होंगे, तो आप जब कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने जाएंगे तो आप वैसे ही वहां पे अच्छा प्रदर्शन नहीं करेंगे। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। अब एक आखिरी खबर, आम आदमी से जुड़ी खबर, सपनों के घर की बात करते हैं, और ये कोरोना काल, संक्रमण काल का इम्पैक्ट क्या हो रहा है। मुंबई से खबर आई है, मुंबई's हाई राइज होम्स नाउ सेलिंग एट प्राइसेस लेस स्टीप। मतलब छोटे मार्केट में जो हमारे आपके जैसे लोग जैसे मकानों में रहते हैं, वहाँ पर 8 से 12% की गिरावट हो चुकी है दामों में, और लग्जरी सेगमेंट में तो 15 से 20% तक का गोता खा गए हैं। अब मकानों के दाम, फ्लैट के दाम
एक मिडिल क्लास का एक सपना होता है, एक दूसरा घर भी वो लेने की कोशिश किया करता था। आजकल तो वो कोशिशें कम हो गई हैं, लेकिन जिनके थे अब वहाँ पर वो रेट सी नहीं मिल रहे हैं। तो रियलिटी सेक्टर की एक ये हकीकत है, एक मिडिल क्लास वाले के लिए बुरी खबर है। ये उभरेगा या नहीं उभरने वाला है? संदीप देखिए, अगर हम कोविड के पहले भी देखें तो रियल एस्टेट सेक्टर के लिए एफर्ट बहुत किए जा रहे हैं, किए भी गए हैं। लेकिन आप भी इस बात को अप्रिशिएट करेंगे, अभी हमने देखा होगा जो दिल्ली में, नोएडा में अम्रपाली के प्रोजेक्ट हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद भी बैंक जो है लोन देने को तैयार नहीं थे। तो आप सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा आदेश दिया है, कुछ अन्य बैंकों को भी उसमें शामिल करने का निर्देश दिया है। तो संदीप, प्राइजेस को लेके मुझे लगता है रियल एस्टेट सेक्टर में और करंट इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में कि बहुत जल्दी से बहुत ज्यादा बदलाव आएगा मुझे लगता नहीं है, क्योंकि अनसर्टेनिटी चारों तरफ बढ़ गई है। हम लोग भी इस बात की हकीकत को जानते हैं कि एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में जो पुश हो, किसी भी तरह से चारों तरफ से कोई बहुत ज्यादा अभी आशा के किरण दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो मुझे लगता नहीं है कि रियल एस्टेट में रातों रात बदलाव आएंगे। हाँ, ये जरूर है, कुछ प्राइस करेक्शन होगा तो थोड़ा बहुत डिमांड बढ़ जाएगा, लेकिन नई डिमांड आएगी, नए लोगों से आएगी, मुझे अभी तुरंत इसमें ऐसा दिखता नहीं है सर। डिमांड जो बढ़ भी रही है ना, अभी डिमांड देख ली आ नहीं रही है। अनलॉक प्रधानमंत्री कर रहे हैं। डिमांड किन चीज़ों की बढ़ रही है? वर्क फ्रॉम होम, VFH बूस्ट डिमांड फॉर स्टडी टेबल्स, कि भाई लोग अब घर में रह रहे हैं, आप घर में बैठे हैं, वहीं से काम कर रहे हैं। आपने वर्किंग डेस्क घर में नहीं बनाया था, मैंने जैसे नहीं बनाया। मैं मानता हूँ घर काम करने के लिए नहीं होता, घर आराम करने के लिए, अपनी वाइफ, अपने माँ बाप, अपने बच्चों के साथ समय बिताने के लिए होता है। मेरा कोई वर्क स्टेशन नहीं है, पर वर्क फ्रॉम होम करोगे तो वर्क स्टेशन बनाओगे तो स्टडी टेबल या कंप्यूटर, आप कईयों ने डेस्कटॉप वहाँ पर नहीं लगा रखे थे, इनकी डिमांड बढ़ रही है। ये ज़रूर हो रहा है संदीप, ऑब्वियस है ना, क्योंकि आपके पास चॉइस है, स्टूडियो से आप आते हैं, अपना प्रोग्राम करते हैं और शायद आपको आना भी पड़ता है। लेकिन अब हम लोग, और संदीप ये भी इस समय जो लोग वर्क फ्रॉम होम है वो भाई चॉइस नहीं है संदीप, आपको यू आर फोर्स टू डू इट। लेकिन अच्छी बात है संदीप, कम से कम इन चीजों का एक फायदा भी हो रहा है ना संदीप, कम से कम ये तो पता लग रहा है ना कि मैं आप घर बैठ के आपसे बात कर पा रहा हूँ। पहले ये होता था ज्यादातर या तो आप लोग ओबी वैन भेजते थे, टेक्नोलॉजी का यूज होता था, लेकिन वो होता था कि इंफ्रास्ट्रक्चर आपका बहुत ज्यादा खर्च होता था। आज शायद उसमें कुछ कमी आई है। तो संदीप, आज आप डिस्कशन करते हैं, मैं देखता हूँ 8-10 आदमी को एक साथ बैठा के, लेकिन वो सभी लोग अपने घरों से जुड़ रहे हैं। इसी तरह से संदीप, स्कूल का एग्जाम्पल ले लें, बच्चे पढ़ पा रहे हैं घर बैठकर, कोविड के बावजूद नहीं पा रहे। हाँ, बच्चों के साथ दिक्कत ये है, इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज मैं वही कह रहा था संदीप, मैं वही जा रहा था कि जो फिजिकल पार्ट है वो बच्चे मिस कर रहे हैं। बट वो शायद इस बीमारी का जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम, बेसिक प्रॉब्लम ही यही है कि यू हैव टू स्टे अपार्ट, हमें एक दूसरे से अभी दूर रहना है, क्योंकि इसका संक्रमण का डर है। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है, लेकिन वो हमेशा नहीं रहेगा। तो मुझे लगता है इस वजह से जो बातें आप कह रहे हैं कि लोग लैपटॉप खरीद रहे हैं, कंप्यूटर्स खरीद रहे हैं, मैं भी सोच रहा हूँ एक और लैपटॉप, क्योंकि कई बार बेटी को भी पढ़ना होता है और मुझे भी उसी समय जरूरत होती है। तो इस तरह से संदीप, कुछ चीजों में जो इसेंशियल्स हैं उन्हीं की डिमांड आ रही है। अभी जो लोगों का जो होता है ना कि हाँ मेरे पास पैसा फालतू है, मैं ये खरीद लूँ और ये ऐसी चीज खरीद लूँ, वैसा मुझे नहीं लग रहा है। लोग टीवी खरीद रहे हैं, वॉशिंग मशीन खरीद रहे हैं, तो जो अभी इसेंशियल्स हैं उन्हीं पे फोकस है संदीप। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ, आपने वक्त निकाला, सीधी सरल भाषा में आज की अहम खबरें जो लोगों से सीधी जुड़ी हैं उन्हें समझाया। तो आज का मनी मंत्र में बस इतना ही। नमस्कार।